आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं आपातकाल के मूल अधिकारों की स्थिति। तो भारतीय संविधान की भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध है। भारत में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था किया गया है जो आगे लिखित है। देखो, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में है। दूसरा है राजकीय आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, अनुच्छेद 356 में वर्णित है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद जो है 360 में वर्णित है। यहाँ पर आप छोटी सी इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे कि वित्तीय आपातकाल जो है एक बार भी नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारतवर्ष या फिर जो है भारत के किसी एक हिस्से पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है, जैसे युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति होता है, दूसरा युद्ध की आशंका की स्थिति होता है, या फिर तीसरा जो है सशस्त्र विद्रोह होता है। तो इस परिस्थिति में आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। उपयुक्त किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा का 1 माह में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है, किंतु यदि उद्घोषणा ऐसे समय होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो तथा लोकसभा उद्घोषणा को अनुमोदित किए बिना विघटित किया गया हो, तब लोकसभा के पुनः गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन की अवधि में लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है, जबकि इसी बीच राज्यसभा द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया हो। तो लोकसभा द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू है। तो यह महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें आपको याद रखना है। यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो जाता है तो आपातकाल 6 माह के लिए जारी हो जाता है ना। और प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर का आपातकाल जो है दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, मतलब वहाँ राष्ट्रपति शासन हमेशा लगा ही रहता था। आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसे जारी करने के प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। तो आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों की बहुमत होना बहुत ही जरूरी होता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति 6 माह के लिए आपातकाल घोषणा कर सकता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति आपातकाल की ऐसा उद्घोषणा को किसी भी समय एक अन्य उद्घोषणा जारी कर समाप्त भी कर सकता है। इसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। यदि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य अध्यक्ष हो अथवा राष्ट्रपति को यदि सदन नहीं चल रहा हो या लिखित रूप से नोटिस दे तो 14 दिन के भीतर उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक विचार विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जा सकती है। इस प्रकार से लोकसभा अगर आपातकाल उद्घोषणा को समाप्त करना है तो राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों की कोई सहयोग भी नहीं ले सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या क्या प्रभावशील हो जाते हैं। देखो, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ते हैं, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर भी प्रभाव पड़ते हैं, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि प्रश्न में मौलिक अधिकारों के प्रभाव को बताने की अपेक्षा की गई है, इसलिए यहाँ हम केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रभावों की चर्चा करेंगे। मतलब मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं होता, लेकिन कुछ जो है प्रभाव जरूर पड़ते हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल लगते हैं तब। तो आइए देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 मतलब ये अनुच्छेद 20 और 21 में दिया गया मौलिक अधिकार है वह समाप्त नहीं होता, तथा अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकार केवल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान उसको निलंबित कर दिया जाता है। मतलब कुछ समय के लिए उनको निलंबित किया जाता है, उसके बाद पुनः वह शक्तियां आ जाती है। वित्तीय आपातकाल तथा
राष्ट्रपति शासन के दौरान मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। यह इम्पोर्टेंट बिंदु है, थोड़ा सा आप याद रखेंगे। वित्तीय आपातकाल तथा राष्ट्रपति शासन के दौरान मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। भारत में अभी तक केवल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 1962, 71 और 75 में किया जा चुका है। थैंक यू।